दोस्तों, आज बांग्लादेश जिस दिशा में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको देखकर मुझे एक छोटा सा गाना एक याद आ रहा है कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है ना। सुना होगा हमने, आप लोगों ने। अब एक्चुअली में बांग्लादेश जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट है। मैं एक वैक्यूम को समझाऊं, वैक्यूम प्रिंसिपल आपको समझाऊं, उससे पहले भारत की स्थिति को समझिए। हमारे ऊपर ब्रिटिश ने क्यों राज किया? क्योंकि उनको लगता था कि भारत के अंदर वैक्यूम है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट जो है वो हो चुका है और हम लोगों को बहुत आसान रास्ता मिल जाएगा, हम अपने प्रिंसिपल्स वहां पर थोप सकते हैं और इकोनॉमिकली वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। बांग्लादेश के अंदर यूनुस खान की जो सरकार है उसने एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है जो कि आज चाइना को, पाकिस्तान को, टर्की को इनवाइट कर रहा है। नहीं तो इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं। जिस समय शेख हसीना थी, ना तो चाइना की एंट्री थी, ना पाकिस्तान की एंट्री थी, ना ही टर्की की एंट्री थी। लेकिन आज इन सभी देशों ने अपनी अपनी एंट्री जो है वहां पर बना ली है। और वैक्यूम किसने प्रोवाइड करवाया है? यूनुस खान की सरकार ने बांग्लादेश के अंदर। आज सबसे आसानी से जो टारगेट पर है वो है बांग्लादेश का स्टूडेंट। और बांग्लादेश के स्टूडेंट ने पूरी की पूरी बांग्लादेश की राजनीति को खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शेख हसीना जिस समय वहां के प्रधानमंत्री थी, उस समय स्टूडेंट विंग ने ही आंदोलन किया था कि हमको रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करना है, जो कि 1971 से चला हुआ आ रहा है। आज उन्हीं स्टूडेंट्स ने पूरी की पूरी बांग्लादेश के जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर कालिक पोत दी है। और आज उसी स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है टर्की। लेकिन टर्की जो है वो कैसे टारगेट कर रहा है? हाल ही के अंदर एक ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप जारी किया गया है, बड़ा बचकाना मैप है। हम तो ये कहते हैं कि आप भारत के बिहार, झारखंड को, उड़ीसा को क्यों शामिल कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को क्यों शामिल कर रहे हैं? आप एक काम करो, पूरे भारत को ही शामिल कर लो। आप नेपाल को शामिल कर लो, आप भूटान को शामिल कर लो, आप म्यांमार को शामिल कर लो, यहां तक कि चाइना के ऊपर भी जो है आप ऑक्यूपाइड कर लो, है ना। तो बांग्लादेश जो है वो आज यही चाहता है कि हम लोग ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप जो है वो रिलीज करें। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, किसके बैक सपोर्ट से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। लेकिन यूनुस खान जिस दिन इसके लगेगी ना, उस दिन उसको समझ में आएगा कि वाकई में देश कैसे चलता है। नोबेल प्राइज लेने से देश नहीं चलता है। ठीक है, चलिए बड़ा विस्तार से समझते हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स ने बड़ा विस्तार से इसको कवर किया। क्या लिखता है इकोनॉमिक टाइम्स? टर्की बैक्ड ग्रुप इन बांग्लादेश सर्कुलेट्स ग्रेट बांग्लादेश मैप शोविंग इंडियन टेरिटरी। अब एक्चुअली में क्या है, टर्की से आखिरकार ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि टर्की से इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा विस्तार से समझिएगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि टर्किश एनजीओ है जिसका नाम है सल्तनत ए बांग्ला, उसने वहां पर अपनी विचारधारा को इंपोज किया है और ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप जो है उसको रिलीज किया है। अब ये मैप जो है वो किस तरीके का है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे। ये एक पिक्चर जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसने पूरी की पूरी बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेसी जो है या पॉलिटिकली जो स्टेप्स हैं उनको चेंज कर दिया है। आज टर्की को यह मौका मिल गया है कि वो बांग्लादेश के अंदर आए और उनको इन्फ्लुएंस करे। ये जो लड़का यहां पर बैठा हुआ है, जिस पोज के अंदर बैठा हुआ है, पीछे जो है एक पिक्चर लगी हुई है, जिस नक्शे के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा कि उड़ीसा है, बिहार है, बांग्लादेश है, साथ ही में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो इसके अंदर शामिल है। ये जो पिक्चर थी वो अगस्त 2024 की थी और एक यूनिवर्सिटी के बाहर इस पिक्चर को लिया गया था। जैसे ये पिक्चर सर्कुलेट होती है तो ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर आती है, काफी ज्यादा मशहूर होती है, खासतौर पर बांग्लादेश के अंदर। लेकिन ये लड़का जो है इसको खुद को नहीं पता था कि ये पिक्चर जो है वो काफी फेमस हो जाएगी और ये मैप जो है वो सामने निकल कर आएगा। यहीं से टर्की को आइडिया मिला कि हम लोग भी ऐसा ही एक ग्रेटर बांग्ला जो है उसको क्रिएट करते हैं और बांग्लादेश को इसको देते हैं और बांग्लादेश को एक्सेप्ट करेगा। अप्रैल 2025 में ढाका विश्वविद्यालय के टीचर स्टूडेंट सेंटर में पोहेला बोईशाख मतलब बंगाली जो नववर्ष होता है वो अप्रैल 2025 के अंदर आता है। इसके दौरान एक व्यक्ति को इस नक्शे के साथ पोज देते हुए देखा गया। यह घटना भारत के लिए एक विशेष रूप से चिंताजनक है। यहां पर लिखा हुआ है भले ही अप्रैल 2025, लेकिन इससे पहले भी ये जो पिक्चर है वो काफी सर्कुलेशन के अंदर आई थी, लेकिन उस समय ट्रेंडिंग नहीं थी। अप्रैल 2025 में जाकर काफी ट्रेंडिंग में आती है, जिस समय बंगाली नववर्ष होता है और एक व्यक्ति इस मैप के सामने जो है वो फोटो खिंचवाता है। ये मैप इस तरीके का है जिसके अंदर कुछ इंडियन स्टेट जो है उनको भी दिखाया गया है। जैसे अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके साथ साथ में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। लेकिन बांग्लादेश के पीछे आखिरकार सपोर्ट क्या है और क्या मंशा है?
मुस्लिम ब्रदरहुड का इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे है, क्या होता है मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके ऊपर हम लोग पहुंचे। उससे पहले हम लोग बांग्लादेश की पृष्ठभूमि जो है उसको जान लेते हैं कि आखिरकार बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा आवामी लीग जो कि बहुत बड़ी पार्टी है बांग्लादेश की, शेख मुजीबुर रहमान ने उसको बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचाया। कैसे? 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को मुक्त करवाने के लिए अपना एक आंदोलन छेड़ दिया था और उसमें भारत का सपोर्ट लिया गया था। भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई 1971 के अंदर, और शेख मुजीबुर रहमान आजाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान को, वेस्टर्न पाकिस्तान को यह चीज हजम नहीं हुई और 15 अगस्त 1975 को असासिनेट करवा दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में उनकी पूरी फैमिली थी। पूरी फैमिली को असासिनेट करवा दिया गया। लेकिन उस समय शेख हसीना भारत से, बांग्लादेश से बाहर थी, और फिर वो जब बांग्लादेश के अंदर वापस से लौटती हैं तो अवामी लीग को ज्वाइन करती हैं 1981 के अंदर। उससे पहले उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम भी लिया था भारत के अंदर। अब जिस समय अवामी लीग को ज्वाइन करती है शेख हसीना और बाद में 90s के अंदर आते आते वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 1971 के अंदर जो वॉर फ्रीडम के जितने भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि जिन्होंने लड़ाई जो लड़ी थी बांग्लादेश को फ्रीडम करवाने के लिए, उनके जो वंशज थे, उनके जो बेटे बेटियां थे, उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दिया गया था। और वो रिजर्वेशन छोटा मोटा नहीं था, 30% से ऊपर था। आज जब 2025 आ चुका है तो बहुत सारे बांग्लादेश के लोग इस बात को लेकर बड़ा चिंता के अंदर थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 1971 से चलता हुआ रहा इस रिजर्वेशन को खत्म करो। खास तौर पर स्टूडेंट्स इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था और यही स्टूडेंट जो है इसको एक पिंच करने के लिए, इसको एक ड्रॉबैक समझते हुए दूसरे देशों ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की। अब एक्चुअली में क्या होता है कि शेख हसीना सरकार ने भी इस रिजर्वेशन को काफी हद तक सस्पेंड कर दिया, जो कि वॉर फ्रीडम के वॉर हीरोज जो थे उनके बच्चों को मिल रहा था। शेख हसीना ने 2018 में इसको खत्म किया, लेकिन वापस से 2021 के अंदर फिर से लागू कर दिया। जैसे ही वहां पे प्रोटेस्ट होने लगे, शेख हसीना ने इसको वापस से एंड कर दिया। अब बात यह है कि जब यह मामला चल ही रहा था, इस वैक्यूम को समझने की कोशिश करता है अमेरिका। अमेरिका को यह लगता है कि यार आज बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हमारे पास में मौका है कि बांग्लादेश के अंदर एक पपेट गवर्नमेंट जो है वो बैठा दी जाए। इसके लिए शेख हसीना से सेंट मार्टिन आइलैंड, मैंने कई बार अपने जो है मैप्स के अंदर दिखाया है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसको डिमांड किया गया शेख हसीना से। शेख हसीना ने इनकार किया। बांग्लादेश ने, अमेरिका ने धमकी दी बांग्लादेश को कि आपके यहां पर पॉलिटिकली जो है पूरी तरीके से फ्लैप हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। और उसके बाद में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना जो है भारत के अंदर आती हैं। लेकिन भारत में जब वो आती हैं तो आने के पीछे रीजंस ये थे कि वहां की जो स्टूडेंट विंग जो नाराज थी, उनको इसको इन्फ्लुएंस किया गया विपक्ष की सरकार के द्वारा। और जैसे ही वहां पर जो विपक्ष की सरकार थी उसने स्टूडेंट विंग को इन्फ्लुएंस किया और शेख हसीना के जो घर पर है, प्रधानमंत्री जो हाउस है, पीएम हाउस है, वहां पर उन्होंने जो है वो क्या करनी, वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। और पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेसी क्लैप्स जो है, कॉलेप्स वो कर जाती है। और उसके बाद में शेख हसीना भारत के अंदर एंट्री लेती हैं। शेख हसीना के आने के बाद कुछ चीजें संभलती हैं। वो कोशिश करती हैं कि मैं बांग्लादेश के अंदर जाऊं, लेकिन नहीं जा पाती हैं। अब बात यह है कि यूनुस जो है वो जाते हैं चाइना के अंदर और वहां से स्पीच देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक स्टेट्स हैं और उनका एक्सेस बिना बांग्लादेश के नहीं मिल सकता है। तो हमारी तरफ से रिप्लाई किया गया कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉक हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबकी एक्सेस बांग्लादेश ही देगा। तो बांग्लादेश ने चाइना के अंदर जाकर यह स्टेटमेंट दिया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर एक्सेस लेना है तो फिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश से पूछना पड़ेगा। और यह उनकी गलतफहमी थी और चाइना इसी से इन्फ्लुएंस हुआ। इसी वैक्यूम को समझा मुस्लिम ब्रदरहुड ने। और मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि एक संगठन है, देखिए पहले यह समझ लीजिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड होता क्या है, पहले वो समझिए। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं हमारे देश के अंदर, उनको यह लगता है कि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो नहीं रखें। हम लोग ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, इनको ना मानते हुए इस्लामिक पूरा का पूरा एक राष्ट्र जो है वो समझे। और मुस्लिम ब्रदरहुड इसी विचारधारा के ऊपर चलता है। अब इनकी ये कोशिश है कि कोई भी देश अगर जहां पर थोड़ा कमजोर इस्लामिक कंट्री है, उसको बहुत कट्टर इस्लामिक जो है वो बना दिया जाए। और इसी चीज को लेकर मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक ग्रुप जो है, एक एनजीओ उसको क्रिएट किया और उस एनजीओ को भेजा बांग्लादेश के अंदर। उसी एनजीओ के द्वारा एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है जारी किया गया। और उस मैप को जारी करने के बाद जब वो पूरे विश्व के अंदर सर्कुलेट होने लगा तो उसके अंदर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनको बताया गया और साथ ही में बिहार, झारखंड, उड़ीसा को भी उसके अंदर दिखाया गया।
अब बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, जैसे मान लीजिए कि अल्जीरिया है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, साथ में टर्की है, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, कुवैत है, बहरीन है, यमन, इनके अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड काम करता है। जबकि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये इसके अपोज में है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं मानते हैं। तो जहां जहां आप लोग ग्रीन देख रहे हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड को मानते हैं, और उनका कहना यह है कि कोई भी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। जहां पर इस्लाम है वो सभी इस्लामिक एक विचारधारा को जो है वो क्या करे, वो विस्तार करे। और इसी एक्सटेंशन के अंदर वो पहुंच चुके हैं, कहां पर, बांग्लादेश के अंदर वो पहुंच चुके हैं। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश की ट्रेड की बात करें तो 2023-24 के अंदर $12.9 बिलियन का व्यापार हुआ था। वहीं पर मई 2025 में बांग्लादेश से $770 मिलियन के आयात पर प्रतिबंध भारत ने लगाया, जिसमें कपड़े हैं, साथ ही के अंदर प्रोसेसिंग फूड्स हैं, और प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भारत ने क्या लगा दिया है, पूरी तरीके से बैन जो है वो लगा दिया है। लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि आप नेपाल और भूटान के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं भारत के रास्ते वो कर सकते हैं। अब समझते हैं कि बांग्लादेश जो है वो आखिरकार किस रास्ते पर जा रहा है, वो इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो कमजोर व्यक्ति, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हैं, कब ज्योतिष के पास अपना हाथ दिखाने या फिर कुंडली दिखाने जाते हैं? जब आपके जीवन में ज्यादा परेशानियां होती हैं उस समय जाते हैं। लेकिन जिस समय आपकी खुशी का माहौल होता है उस समय आप बार बार एस्ट्रोलॉजर को नहीं पूछते हैं। यही रीजन है ना। अब बात यह है कि जो इंसान परेशान है वही किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाता है। आज बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, बांग्लादेश को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए वो चाइना, पाकिस्तान और टर्की के इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत आसानी से आ जाता है। बांग्लादेश के अंदर जो भी गतिविधियां हुई हैं इस चीज को लेकर भारत को बड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि क्योंकि कई, यानी कि जैसे आप चाइना को देखिए, चाइना जो है वो क्या करता है, 5 फिंगर पॉलिसी के तहत अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, भूटान को, नेपाल को, लद्दाख को अपनी टेरिटरी के अंदर दिखाता है ताकि धीरे 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 हम लोग उसकी तरफ बढ़ते रहें। और 1962 के अंदर ऐसा हुआ कि अक्साई चीन जो है वो चाइना के पास में चला गया। आज बांग्लादेश भी उसी चाइना की पॉलिसी पर चल रहा है कि धीरे धीरे हम लोग टेरिटरीज को क्लेम करते रहेंगे, बार बार कहेंगे और मुद्दा जो है हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट कर पाएंगे। नेपाल ने भी चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर 3 जगह थी उत्तराखंड के अंदर, काला पानी था, लिम्पियाधुरा और लेपुलेख, ये 3 जगह ऐसी थी जिसको खुद की टेरिटरी के अंदर दिखाया था। नेपाल ने अपने मैप में दिखाया और बाद में WTO ने जैसे ही बोला कि यार ये गलत मैप है तो फिर नेपाल ने उस मैप को हटाया था। वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में ही हो रहा था। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो चाइना, पाकिस्तान और टर्की के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। भारत को यह चाहिए कि बांग्लादेश आज जो है वो अगर भारत जो है वो पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाता है तो पड़ोसी जो देश हैं जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, ठीक है, इनको सबको एक लेसन मिल जाएगा कि भारत जो है वो सुनने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान का जो हर्ष किया है वो कल को आपका भी हो सकता है। ये चीज जो है वो इनको बतानी पड़ेगी, तब जाकर ये बिल्कुल ट्रैक पर आएंगे। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अब जो कुछ भी चल रहा है, बांग्लादेश पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस कॉरिडोर की हमको धमकी दे रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाए। क्योंकि 1971 के अंदर जिस तरीके से हम लोग बांग्लादेश को आजाद करवाना जानते हैं तो बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करना भी जानते हैं। इसलिए बांग्लादेश को आज समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि यूनुस खान को अमेरिका के अंदर एक फ्लैट लेना पड़े 2 BHK का और बांग्लादेश छोड़ना पड़े और बांग्लादेश जो है वो पूरा का पूरा इंडियन मैप में आ जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसको अखंड भारत के सपने के तहत आज जो है हम लोग अपने अंदर मिला लें तो ना तो पाकिस्तान रहे ना फिर बांग्लादेश रहे। तो अगर बांग्लादेश ज्यादा उछलता है तो उसके लिए ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि उसको नक्शे से ही जो है वो आउट कर दिया जाए। आप लोग का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन फोकस चाहते हैं, तो आपको पोर्नोग्राफी को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त है। 75 टेक्निक्स और रियल लाइफ स्टोरीज हमने बताई हैं कि कैसे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही के अंदर दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स जो है वो आप लोगों के लिए भेज रहा हूं, डेली सेंड करता हूं। आप लोग उनको जरूर देखिए और जरूर जो है रिकमेंड कीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, यहां पर भी आपको शॉर्ट जो है अवेलेबल मिल जाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।